अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान मलिक। आज के लेक्चर के लिए मैं आपका रिसोर्स पर्सन हूँ। आज पिछले लेक्चरों में हमने पढ़ा है कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल क्या होता है और वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम कैसे मुख्तलिफ थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। हम दो थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, एक डाइवर्जेंस थ्योरम जिसमें डाइवर्जेंस के बारे में बयान किया गया होगा, डाइवर्जेंस को यूज़ किया जाएगा, और दूसरे के बारे में होगा द कर्ल थ्योरम जिसे स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है। जैसे कि स्लाइड के अंदर नज़र आ रहा है कि डाइवर्जेंस थ्योरम रिप्रेजेंट किया जा रहा है एक डाइवर्जेंस ऑफ अ फंक्शन जो वेक्टर फंक्शन है या वेक्टर फील्ड है वी के लिहाज से। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड डिफाइन है, और उसका जब हम इंटीग्रल लेते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल किसी भी सरफेस वी पे, तो वो डिफाइन होता है इज इक्वल टू होगा एक वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड के सरफेस इंटीग्रल के साथ। इस थ्योरम को हम गॉसेस थ्योरम भी कहते हैं या ग्रीन्स थ्योरम कहते हैं, मगर यूजुअली हम इसे डाइवर्जेंस थ्योरम कहते हैं क्योंकि इसके अंदर डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन इन्वॉल्व होता है। इसको हम स्टेट इस तरह कर सकते हैं कि इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव ओवर अ रीजन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्री। यानी कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव लें, किसी वॉल्यूम पे उसका इंटीग्रल हो, तो वो इक्वल होगा उस फंक्शन का जो उसकी बाउंड्री पे मौजूद होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें, फिज़िकल एग्जांपल, तो हम इस स्लाइड पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास वी कोई भी फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो फ्लक्स ऑफ वी इज होगा वो सरफेस, अगर हम इस सरफेस की बात करें, ये जो एक ग्रीन सरफेस है जिसके अंदर से एक फ्लक्स निकल रही हैं, तो एक सरफेस के अंदर जो भी चेंज होगा उस फंक्शन का, यानी अगर v का चेंज इनसाइड अगर हम देखें, वेक्टर v की चेंज एक वॉल्यूम के अंदर, जो ये स्फेयर की वॉल्यूम के अंदर जो उसकी चेंज होगी वेक्टर फंक्शन की, वो इक्वल होगी उस फंक्शन की वैल्यू एट द बाउंड्री जो इस सरफेस के ऊपर v की वैल्यू होगी। तो यानी वॉल्यूम इंटीग्रल अगर हम देखें, चेंज इन v विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सेस, वो इक्वल होगा वैल्यू ऑफ डेट फंक्शन एट सरफेस। इसी तरह अगर हम दूसरी तस्वीर की तरफ देखें तो उसके अंदर भी यही बयान किया गया कि अगर एक कोई भी इरेगुलर शेप सरफेस है या बॉडी है, तो उसके अंदर जो स्मॉल चेंज आ रही है फंक्शन की इनसाइड का, जो स्मॉल फ्लक्सेस से रिप्रेजेंट किया गया है, वो इक्वल होगी उसकी वैल्यू, उस फंक्शन की वैल्यू एट द बाउंड्री, जो कि कैपिटल ये फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अगर हम देखें, जो ये वेक्टर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही हैं ग्रीन एरोस, ये बयान किया गया। तो जो फंक्शन की वैल्यू इनसाइड होगी, चेंज ऑफ फंक्शन डेट, यानी डाइवर्जेंस ऑफ डेल डॉट वी है, जो डाइवर्जेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इनसाइड किसी की वॉल्यूम के अंदर उसकी वैल्यू जो होगी वो इक्वल होगी उस फंक्शन की वैल्यू एट द सरफेस। आइए अब हम देखते हैं कि इस डाइवर्जेंस थ्योरम को हम किसी फिजिकल एग्जांपल पे किस तरह अप्लाई करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है v, जो डिपेंड कर रहा है डिफरेंट x y z कंपोनेंट्स के अंदर। अगर हम देखें तो y स्क्वायर x यूनिट वेक्टर प्लस 2xy प्लस z स्क्वायर y यूनिट वेक्टर और प्लस 2y z यूनिट वेक्टर। हमें कोई भी यूनिट क्यूब गिवन है जिसके तस्वीर हमें गिवन है इस स्लाइड के अंदर। इसमें 6 फेसेस मौजूद हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप कि किसी भी क्यूब के 6 फेसेस होते हैं जिसको रिप्रेजेंट किया गया 1 2 3 4 5 6 से, और हर क्यूब की जो लेंथ है वो डिफ़ाइन की हुई है यूनिट लेंथ, यानी कि हर साइड जो है क्यूब की वो एक वन यूनिट से डिफ़ाइन की गई है। अब इसके अंदर हमने डाइवर्जेंस थ्योरम को एक तरह से प्रूव करना है कि उसकी बोथ साइड्स हमें एक इक्वल साबित हों। तो हम अगर इसकी डाइवर्जेंस थ्योरम की राइट साइड की बात करें, डेल डॉट वी डी टॉ, तो हमें पहले वेक्टर फंक्शन की डाइवर्जेंस लेनी होगी, डेल डॉट वी को निकालना होगा और उसको फिर वॉल्यूम इंटीग्रेट करना होगा। इसी तरह फिर हम दूसरी साइड को प्रूव करने के लिए हमें पहले वेक्टर फंक्शन का वी डॉट डी ए हर साइड के लिए अलग-अलग निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हम कि लेफ़्ट हैंड साइड को हम किस तरह निकालते हैं। अब हमें डेल डॉट वी इज़ इक्वल टू 2x प्लस वाई निकलता है। अगर हम डेल डॉट वी की बात करें, जैसे कि वी हमें गिवन था
अगर डॉट प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन वी फंक्शन गिवन है वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2xy प्लस जी स्क्वायर। अब ये सिंपल एज डॉट प्रोडक्ट है कि x यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई होगा x यूनिट वेक्टर के साथ y यूनिट वेक्टर के साथ। मगर जो x यूनिट वेक्टर है हमारे पास जो पहली टर्म है वो डेरिवेटिव लिया जाएगा उसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो पार्शल बाय पार्शल x ऑफ y स्क्वायर प्लस पार्शल y ऑफ 2xy प्लस जी स्क्वायर। इसी तरह पार्शल ऑफ पार्शल z विद रिस्पेक्ट टू 2yz। अब पहले ये टर्म में कोई x पर डिपेंडेंसी नहीं है तो ये टर्म्स हमें 0 दे देगी। इसी तरह दूसरी टर्म के अंदर इस टर्म में कोई y कंपोनेंट नहीं है तो ये भी टर्म हमें 0 दे देगी। तो हमारे पास जो बचेगा सेकंड टर्म से हमारे पास आएगा 2x और थर्ड टर्म से आएगा हमारे पास 2y, क्योंकि z पे इंटीग्रेट हो जाए तो z हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल z 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी डेल डॉट वी से। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है, वॉल्यूम इंटीग्रेट करना है किसी भी वॉल्यूम v पे जो हमारे लिए है यूनिट क्यूब गिवन है हमारे लिए। अब देखेंगे हमने 2x प्लस वाई विद वॉल्यूम इंटीग्रेट ओवर डी टॉ। अब डी टॉ जैसे कि हमने वॉल्यूम में इंटीग्रेशन में मतलब पहले पढ़ा था कि किसी भी वॉल्यूम इंटीग्रल को डिफाइन करता है dx, dy और dz के लिहाज से। तो हमने यही किया है कि dxy, dy और dz के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि हमारा यूनिट क्यूब है तो हमारी x, y, z की जो भी डायमेंशंस हैं वो 0 से 1 तक हैं, यानी उनकी यूनिट लेंथ है 1 यूनिट लेंथ। 2 हमारे पास कांस्टेंट था, 2 हमारे इधर हमने आउटसाइड ले लिया। अब हमने x, y, z पे 3 ट्रिपल इंटीग्रल यूज़ किया है यहाँ 0 से 1 पे हर एक की लिमिट लगा कर। पहले अगर हम x पे इंटीग्रेट करें, अगर हम ये देखें पहला x पे इंटीग्रेट किया हमने x प्लस वाई इंटू डी एक्स 0 से 1 लिमिट। तो अगर इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आता है x स्क्वायर ओवर 2 प्लस x ऑफ y विद लिमिट 0 to 1। अपर लिमिट डालेंगे हमारे पास तो आ जाएगा 1/2 प्लस y और लोअर लिमिट से हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इसी तरह अगर हम y पे इंटीग्रल करें तो हाफ प्लस y ये हमें देगा जो हमें दे देगा 1। इसी तरह हम z पे इंटीग्रेट करें तो हमें z आएगा और लिमिट 0 से 1 होगा जो कि हमें 1 दे देगा। अब जब हम इस आखिर में हम अगर इसको कंबाइन करके लिखें तो हमारे पास आ जाता है जो कि फैक्टर आ जाता है 2। आंसर तो हमारे पास 1 आया, मगर जो हमने फैक्टर मिस किया हुआ था शुरू में ऊपर जो ट्रिपल इंटीग्रल का वो 2 वहाँ से आया। तो हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है डाइवर्जेंस थ्योरम की वो हमें डेल डॉट वी डी टॉ जो है वो हमें 2 दे रही है। अब हम देखते हैं कि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें यूनिट क्यूब के लिए तो वो हमें क्या देगी। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि यूनिट क्यूब गिवन है हमें। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड डाइवर्जेंस की थ्योरम की किस तरह हम प्रूव करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमें यूनिट क्यूब गिवन है और अगर हम इसकी पहले फेस की बात करें कि जो ये फेस है ये फेस x = 1 पे मौजूद है। तो अगर हम देखें v डॉट डी ए राइट साइड डाइवर्जेंस थ्योरम की तो इस केस में डी ए हमारे पास क्या होगा। डी ए हमारे पास होगा क्योंकि यू के वेक्टर क्वांटिटी है डी है डी वाई डी जी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये डी ए 1 कह सकते हैं हम इसे जो कि फर्स्ट फेस को रिप्रेजेंट कर। अब इसी तरह अगर हम v डॉट डी ए की बात करें तो वो क्या होगा हमारे पास v का x कंपोनेंट, क्योंकि हमारे पास एरिया एलिमेंट है वो सिर्फ x कंपोनेंट है तो हमें v की भी y z कंपोनेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो मल्टीप्लाई होके जैसे कि हमें पता है y डॉट x जो है हमें 0 दे देगा, इसी तरह z डॉट x भी हमें 0 दे देगा। सो हमें सिर्फ x कंपोनेंट की ज़रूरत है और वो हमें पता है कि वेक्टर फंक्शन v का जो है x कंपोनेंट है क्या है y स्क्वायर x है। तो हमने वो यूज़ करना है y स्क्वायर
ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर dy dz ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर। तो हमें ये गिवन आ जाता है वाई स्क्वेयर dy ऑफ dz। तो अब हमने इसको इंटीग्रेट करना है dy और dz पे। जैसा कि यूनिट क्यूब है तो इसकी लिमिट्स हमारे पास 0 से 1 ही है, 0 से 1 वाई स्क्वेयर dy। अब अगर हम देखें तो ये हमें दे देगा वाई स्क्वेयर, जो इंटीग्रेट करेंगे वो हमें दे देगा वाई क्यूब ऑफ 3 0 से 1 इंटू जी 0 से 1। इसको वैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, जो कि पहले फेस की सरफेस इंटीग्रल हमें दे रहा। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड सरफेस की, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है बैक साइड को, यानी ऑपोजिट साइड ऑफ फर्स्ट फेस को, उस केस में भी हमारे पास सिर्फ एक्स डायरेक्शन इन नेगेटिव डायरेक्शन होगी, यानी -x एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है, मगर हमारे पास वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी। यानी अगर हम इसी केस में इसको देखें दोबारा, अब अगर हम सेकंड फेस की बात करें जो कि नेगेटिव x डायरेक्शन में है, तो उसके लिए हमारे पास क्योंकि क्यूबिक फेस है तो इसका जो बैक साइड फेस होगा वो भी एग्जैक्टली उसी विड्थ और लेंथ का होगा, उसी एरिया का होगा, हम कह सकते हैं। तो वाई स्क्वायर ऑफ एक्स यूनिट वेक्टर डॉट डी वाई ऑफ डी जी ऑफ -x यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो इंटीग्रल हम आ जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई डी जी आ जाएगा। हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये -1/3 दे देगा, जैसा कि हम देख सकते हैं इस केस में गिवन है। सिंपल एज इस केस के लिए क्योंकि बिल्कुल ऑपोजिट था, हमारे पास सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ गया, अदरवाइज़ बाकी वैल्यू हमारे पास सेम आई है जो कि पिछले फेस के लिए हमने कैलकुलेट किया था, क्योंकि वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, मगर उसकी डायरेक्शन, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन सिर्फ ऑपोजिट थी। अब हम देखते हैं इसके तीसरे फेस की बात करते हैं, जो कि तीसरा फेस, जो अगर हम y कंपोनेंट बात करें, जो y कंपोनेंट है वेक्टर फंक्शन का 2xy + z² था। इस फेस पे y की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, तो ये v5 फंक्शन हमारे पास 2x + z² दे देता है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह अगर हम इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे dx और dz, तो वो हमें 4/3 वैल्यू दे देगा। इसी तरह अगर हम फोर्थ फेस की बात करेंगे जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें हमारे पास जो इस सरफेस हमारे पास वैल्यू है, वो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो 1 है और y की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो जो फोर्थ फेस के लिए हमारे पास फंक्शन बन रहा है वो z² बन जाएगा, यानी 2xy था हमारे पास, z², x हमारे पास 1 है इस केस में और y 0 है, तो हमें दे देता है z²। तो जो चौथे फेस के लिए हमारे पास ये टर्म आई है z², वहाँ से आया। अगर हम फिफ्थ फेस की बात करें तो ये फेस ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका एरिया एलिमेंट अगर हम बात करें 2f dA, फिफ्थ एरिया एलिमेंट, तो होगा dx dy और विद z यूनिट वेक्टर, और v फैक्टर जो होगा हमारा z कंपोनेंट वो है 2y ऑफ z। इस केस में हमारे पास जो है जो z है वो हमारे पास 1 है, तो vz हमें 2y दे देता है। तो v डॉट डी ए जो हमारे पास बन जाएगा वो होगा 2y विद dx dy, और ये हमारे पास फिफ्थ एरिया एलिमेंट आ जाता है। इसी तरह अगर हम सिक्स्थ एरिया एलिमेंट की बात करें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो कर रहा है, तो वो हमारे पास क्या आएगा, इस केस में हमारे पास जो वेक्टर फंक्शन वही है v2yz, मगर इस केस में हमारे पास z जो है वो 0 है, तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा z फंक्शन vz जो होगा वो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ अगर हम देखें सिक्स्थ एलिमेंट के लिए जो हमने बात की, साइड के लिए बात की है, वो 0 लिखा है, जो कि फिर इंटीग्रेट होकर हमें 0 दे देता है। अब अगर हम सारी फेसिस का जो हमने इंटीग्रेट किए हैं, उनकी सरफेस इंटीग्रल निकाले हैं, उनको ऐड करें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो 2 मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि बराबर है लेफ़्ट हैंड साइड के जो हमने पहले डिफ़ाइन किया निकाला था वॉल्यूम इंटीग्रेशन से। जैसा कि हमने देखा कि
डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और उसकी हमने एक एग्जांपल देखी। अब हम देखेंगे थ्योरम ऑफ कर्ल क्या है, जिसे हम स्टोक्स थ्योरम भी कहते हैं, कि वो क्या बयान करता है और उसकी हम फिर एग्जांपल भी एक देखेंगे। स्टोक्स थ्योरम या हम थ्योरम ऑफ कर्ल कहते हैं। कर्ल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड मौजूद है जो कि डेल क्रॉस वी से रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि हमने शुरू में पढ़ा था, डेल क्रॉस वी रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी वेक्टर्स के फील्ड की कर्ल को। तो इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव और अ कर्ल ओवर अ रीजन, कोई भी रीजन हो, यानी एस रीजन है या सरफेस है, वो इक्वल होगा वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट द बाउंड्री, यानी कोई भी सरफेस पे कर्ल्स मौजूद हैं जो कि हम अभी आगे देखेंगे, उसकी वैल्यू इक्वल होगी उस पाथ के ऊपर जो उसकी बाउंड्री पे मौजूद है। ये स्टोक्स थ्योरम को या कर्ल थ्योरम को बयान करता है। अब हम देखते हैं उसकी एक फिज़िकल पिक्चर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक सरफेस बयान की गई है जिसके अंदर मुख्तलिफ कर्ल्स मौजूद हैं। जैसे कि ये स्मॉल कर्ल्स डिफ़ाइन कर लिए, डेल क्रॉस वी को डिफ़ाइन कर रही हैं इस सरफेस के अंदर। तो ये इक्वल डिफ़ाइन कर रहा है उसी सरफेस की बाउंड्री पे, पाथ पे, बाउंड्री पे जो वेक्टर फंक्शन का चेंज आ रहा है। तो ये हमारे स्टोक्स थ्योरम को बयान कर रहे हैं, यानी डेल क्रॉस वी डॉट डी उस सरफेस पे इज़ इक्वल होगा वी डॉट डी एल उस क्लोज पाथ पे जो सरफेस को बाउंड कर रहा है। तो ये हमें डिफ़ाइन करता है स्टोक्स थ्योरम। अगर हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं स्टोक्स थ्योरम की राइट हैंड, अगर हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स जो किस डायरेक्शन में इंटीग्रेशन ले रहे हैं, यानी अगर ये पाथ हमें डिफ़ाइन कर रहा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जैसे कि ये सरफेस को देखें, तो जो एरिया एलिमेंट डिफ़ाइन कर रहा होगा वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। यानी हमारी अगर राइट हैंड रूल यूज़ करें तो हमारा अगर जो फिंगर्स हैं वो कर्ल कर ली हैं इन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो हमारा थंब होगा वो पॉइंट करेगा उस एरिया एलिमेंट को जिस पे हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे, ये डी एरिया एलिमेंट होगा वो। अब हम देखते हैं कि इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। हमें कोई भी वेक्टर फंक्शन गिवन है v इज़ इक्वल टू 2x z प्लस 3y स्क्वेयर y यूनिट वेक्टर प्लस 4yz स्क्वेयर z यूनिट वेक्टर। अब हम उसकी लेफ़्ट साइड देखते हैं डेल क्रॉस प्रूफ करने के लिए स्टोक्स थ्योरम को, डेल क्रॉस v। अगर हम डेल क्रॉस v लें इस फंक्शन का, वेक्टर फंक्शन का, तो वो हमें गिवन होगा 4z स्क्वेयर माइनस 2x x यूनिट वेक्टर प्लस 2z z यूनिट वेक्टर। डेल क्रॉस v निकालने का तरीका सिंपल एज दैट है, जैसा कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट में भी देखा है या कर्ल ऑफ अ वेक्टर भी देखा है, x y z यूनिट वेक्टर पार्शियल ऑफ पार्शियल x z और v x v y और v z। इस तरीके से हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास ये आएगा। अब हम अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, जो कि हमें स्क्वायर एलिमेंट दिया गया है जो कि मुख्तलिफ तीन एलिमेंट्स पर डिवाइडेड है, 1 2 3 और 4। तो इस एरिया एलिमेंट की अगर हम इंटीग्रेशन देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे, ये इसका जो पार्ट डिफाइन कर रहा है वो एक एंटी क्लॉकवाइज डिफाइन कर रहा है। जो एरिया एलिमेंट होगा वो बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, यानी एक्स डायरेक्शन की तरफ उसका एरिया एलिमेंट होगा। तो एरिया एलिमेंट हमने लिखा है डी ए इज़ इक्वल टू डी वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में उसका एक कोई स्मॉल एलिमेंट और जी डायरेक्शन में उसकी एक चेंज आ रही है, तो डी वाई डी जी और इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो अगर अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं उस सरफेस एलिमेंट पे, डेल क्रॉस वी डॉट डी ए हमने जो पहले निकाला था, क्योंकि एक्स सिर्फ यूनिट वेक्टर है तो हमें सिर्फ डेल क्रॉस वी का एक्स कंपोनेंट की ज़रूरत होगी जो उसमें पार्ट प्ले करेगा, क्योंकि जी कंपोनेंट हमें पता है जी डॉट एक्स जो होगा वो हमें 0 दे देगा। तो 4z स्क्वेयर माइनस 2x एक्स यूनिट वेक्टर की बात करें, x और साथ dy और dz। अगर हम इस सरफेस पे देखें तो इस सरफेस के ऊपर हमारी x की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये जो x 2x है वो हमें 0 दे देगा। तो हमारे पास सिर्फ 4z स्क्वेयर बचेगा जो कि हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं dy और dz के साथ, और हमारी इंटीग्रेशन लिमिट क्या है, dy जो है वो 0 से ये 0.00 और ये 1 तक वेरी कर रहा है। इसी तरह जो z कंपोनेंट है वो भी 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। ये हमारी इंटीग्रेशन लिमिट्स हो जाएंगी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4/3। अब देखते हैं कि हम राइट हैंड साइड को स्टोक्स थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम लाइन इंटीग्रल यूज़ करेंगे। उसके लिए जैसा कि हमारे पास जो पाथ था
वो 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, 1, 2 और 3 और 4। पहले पार्ट को पे हम लाइन इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास x की वैल्यू इस पे 0 है और z की वैल्यू भी 0 है इस पार्ट पे, मगर चेंज जो आ रहा है सिर्फ y में आ रहा है। तो v डॉट डी एल हमने लिखा, v डॉट डी एल और साथ 3y स्क्वायर डी वाई। अब 3y स्क्वायर कहाँ से आया है? वो हमारे पास आया वेक्टर फंक्शन v से, जो कि हमने पीछे डिफ़ाइन किया हुआ है 2xy प्लस 3y स्क्वायर ऑफ y, 2xy प्लस 3y स्क्वायर ऑफ y यूनिट वेक्टर ऑफ z यूनिट वेक्टर। अगर हम पहले पाथ के लिए बात करें तो उसके लिए हमारे पास x 0 है, z भी 0 है, तो हमारे पास ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 हो जाएगी। हाँ, तो हमारे पास बचेगा फर्स्ट पार्ट के लिए सिर्फ 3y स्क्वायर ऑफ y यूनिट वेक्टर। तो जो पाथ है हमारा dy है, तो dl जो हमारा डिफाइन हो जाएगा इस केस में dy ऑफ y यूनिट वेक्टर। सो v डॉट dl जो हमें देगा वो 3y स्क्वायर ऑफ dy दे देगा। अब जो dy है वो चेंज हो रहा है 0 से 1 तक, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, जब इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास y स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ जाएगी y क्यूब ओवर 3, तो 3y क्यूब है क्योंकि ये फैक्टर साथ कांस्टेंट मौजूद है, तो ये हमें 1 दे देगा। इसी तरह अगर हम दूसरे पाथ की बात करें जो कि ये है, ये पाथ सिर्फ x z डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, मगर इस केस में हमारे पास y की वैल्यू 1 है, x 0 है इस पॉइंट पे, मगर y की वैल्यू 1 है। इसी तरह अगर हम देखें अपना वेक्टर फंक्शन v की देखें तो उसके अंदर x अगर हम 0 पुट करें तो ये टर्म हमारे पास 0 हो जाती है, y 1 पुट करें तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा, साथ हमारे पास ये वाली टर्म आ जाएगी 4z स्क्वायर आ जाएगी। मगर क्योंकि जो एरिया एलिमेंट है वो जो एरिया एलिमेंट नहीं, लेंथ एलिमेंट dl है, वो सिंपल z डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमारे पास ये कंपोनेंट जो y कंपोनेंट उसका आ रहा होगा वो कोई पार्ट प्ले नहीं करेगा। तो हमारे पास जो v डॉट डी एल होगा वो ये बन जाएगा 4z स्क्वायर, सिर्फ ये कंपोनेंट आएगा, y1 होगा, y1 कंपोनेंट और 4z स्क्वायर और z यूनिट वेक्टर। इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 1, तो हमारे पास जवाब आ जाता है 4/3। इसी तरह अगर हम थर्ड पाथ की बात करें तो उस पे हमारे पास x की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 1 है। वही हम वेक्टर फंक्शन में अपनी x और z की वैल्यू डालेंगे और वो कंपोनेंट ले लेंगे जो डायरेक्शन शो कर रहा है। ये हमारा y डायरेक्शन को शो कर रहा होगा मगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3y स्क्वायर dy, इसको भी हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू -1 आ जाती है। इसी तरह अगर हम फोर्थ पाथ की बात करें जो कि इन नेगेटिव y डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इसमें हम डालेंगे x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू भी 0 है, तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा और सेकंड कंपोनेंट भी 0 होगा, यानी वेक्टर फंक्शन पूरा हमारा इस वैल्यू से 0 हो जाता है, तो हमारे पास कोई कंपोनेंट नहीं होगा, यानी इस केस में हमारे पास जो v होगा वो 0 हो जाएगा। dl किसी भी डायरेक्शन में हो तो हमारे पास इंटीग्रल जो होगा वो 0 वैल्यू दे रहा है। अब इन चारों फेसेस की वैल्यूज़ को हम एडअप कर लेंगे। पहली टर्म हमें 1 दे रही थी, सेकंड 4/3, थर्ड -1 और फोर्थ 0 दे रही है, तो हमारे पास जवाब 4/3 आ गया, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है लेफ्ट हैंड साइड के। तो सर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाती हैं कि स्टोक्स थ्योरम वैलिड है हमारी इस एग्जांपल के केस के लिए। अभी हमने देखा कि डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है और कर्ल थ्योरम क्या है, और उसकी एक फिजिकल एग्जांपल भी हमने साथ देखी और उसका प्रूव भी किया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी एक फिजिकल एग्जांपल के लिए दोनों बराबर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। दोबारा हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। अल्लाह हाफ़िज़।